का चांसेस नहीं है बेटा आने के। छोटे प्रॉब्लम्स जिनकी मतलब जो है जल्दी हो जाएंगे, वो ऐसे प्रॉब्लम जो इसके अंदर मौजूद हैं वो आपको मैं हल करवा देता हूं, ठीक है। उसके अलावा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम हल करते हैं। हालांकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के पता नहीं इसमें है या नहीं है, मगर सिंध के सिलेबस में वो मौजूद हैं बेटा। जो सिंध का सिलेबस है उसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के प्रॉब्लम्स भी मौजूद हैं। तो पहले वो हम प्रॉब्लम हल करते हैं। पॉसिबल है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, डेल्टा ई का प्रॉब्लम आ सकता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये जो सिंध के सिलेबस में चीजें हैं बेटा, प्रॉब्लम गिवन है वो करवा देते ताकि आपको मेथड का पता चल जाए। लाजमी नहीं कि वो क्वेश्चन सेम देंगे, क्वेश्चन तो बेटा डिफरेंट आ सकते हैं, मगर आपको मेथड का पता हो तो वो आपको प्रॉब्लम करवाता हूं। उसके बाद इसके अंदर जितने भी चीजें होंगी वो हम हल कर लेते हैं। तो अब प्रॉब्लम है इन सर्टेन प्रोसेस ठीक है 848 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। देखो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, देखो बेटा सिस्टम है जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है कितना 848 जूल, 848 जूल सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, while 394 joule of work is done on system कैलकुलेट डेल्टा ई। डेल्टा ई मालूम करें बेटा, डेल्टा ई आपने कैलकुलेट करना है। देखो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 848 जूल और 394 वर्क जूल वर्क ऑन सिस्टम है, कैलकुलेट डेल्टा ई। अब देखो ये आपको बता देता हूं कि सिंध के सिलेबस के अंदर ये होता है कि वर्क इज डन ऑन सिस्टम नेगेटिव का लिया जाता है बेटा। देखो सिंध के सिलेबस में आपको मैं बता देता हूं वर्क इज डन ऑन सिस्टम नेगेटिव का लिया जाता है। जवाब दोनों के अंदर सेम आएगा। जो पंजाब की बुक में जो फार्मूला दिया गया है या पंजाब की बुक में जो चीजें बताई गई हैं या सिंध के सिलेबस में, बेटा डेल्टा ई का आंसर वही आएगा, सेम आएगा। डेल्टा ई का जो आंसर आता है, तो आपको मैं सिंध के सिलेबस से हवाले करवा देता हूं बेटा। एसटीपी के मुताबिक, सिंध टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो वर्क है 394 ये माइनस का होगा, क्योंकि मैंने आपको यही लिखवाया था कि वर्क इज डन ऑन सिस्टम प्लस का है, मगर वो पंजाब के हिसाब से मैं आपको वो भी बता देता हूं कि क्यों मैंने ये बोला था कि वर्क डन ऑन सिस्टम जो है प्लस का है। बेटा ये पंजाब की बुक में था, फेडरल की बुक में था कि वर्क इज डन ऑन सिस्टम में वर्क प्लस का होता है, जबकि सिंध के सिलेबस में है कि वर्क डन ऑन सिस्टम में बेटा वर्क इज डन ऑन सिस्टम में वर्क माइनस का होता है। मैं आपको समझा देता हूं क्यों ये मैंने लिखा बोला है आपको, ठीक है। तो 394 जूल वर्क इज डन ऑन सिस्टम है तो वर्क माइनस का हो गया, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है 848 जूल, कैलकुलेट डेल्टा ई। तो बेटा एसटीपी के मुताबिक इसका आंसर कैसे निकालना है, एसटीपी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ये बेटा फार्मूला है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक का कि डेल्टा ई बराबर है क्यू माइनस डब्ल्यू के, क्यू माइनस डब्ल्यू के। हाँ अब देखो क्यू की वैल्यू कितनी है 848 माइनस फार्मूले का वर्क डन
394 जूल। इसका यूनिट भी बेटा जूल है। अच्छा, तो 848 माइनस से माइनस बेटा, तो 1242 जूल हो जाएगा डेल्टा का आंसर। तो ये करना है बेटा, 1242 जूल जवाब है। और लिखा है क्योंकि जाहिर है सिंध के सिलेबस में यही दिया गया था कि वर्क डन ऑन सिस्टम माइनस का होता है 394 जूल, और जब फार्मूला लगाते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो पंजाब वाले कह रहे हैं कि वर्क डन ऑन सिस्टम में जो डेल्टा ई जब निकालोगे आप लोग तो क्यू प्लस डब्ल्यू लिखोगे, तो वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि बेटा माइनस और माइनस फिर भी प्लस तो हो जाता है ना। देखो ये माइनस का आगे भी माइनस का, तो जवाब क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो डेल्टा इज क्यू प्लस डब्ल्यू। तो पंजाब वाले कह रहे हैं कि वर्क डन ऑन सिस्टम में जो डेल्टा ई होगा तो इसमें क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। ठीक है, ये फार्मूला बेटा वर्क डन ऑन सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, वर्क डन ऑन सिस्टम में ये वाला फार्मूला लगाते हैं पंजाब वाले। वर्क इज डन ऑन सिस्टम में ये फार्मूला ये यूज करते हैं, और हम ये यूज करते हैं। हमारा देखो माइनस और माइनस, इसमें भी हमारे पास भी प्लस हो जाता है, तो उनके पास वो लिखते ही प्लस का है। तो डेल्टा ई बराबर होगा क्यू प्लस डब्ल्यू के। तो क्यू कितना है, 848 जूल बेटा, 848 जूल होगा, और प्लस 394 जूल, वही जवाब होगा 1242 जूल। तो पंजाब के मुताबिक आप हल करोगे तो भी जवाब इसका यही आएगा, सिंध के सिलेबस के हिसाब से करोगे तो भी इसका जवाब यही आएगा। जवाब दोनों में बेटा सेम आता है। पंजाब वाले क्या करते हैं कि यहां पे डब्ल्यू लगा देते हैं वो, और प्लस की साइन लगा देते हैं। वो कहते हैं वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क के आगे साइन प्लस की लगेगी, तो लोगों प्लस के आगे लगी, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। डेल्टा ई क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू का होगा। डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वर्क डन ऑन सिस्टम में डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। बेटा देखो वर्क डन ऑन सिस्टम में डेल्टा की वैल्यू बढ़ती है, देखो इंक्रीज हुई है, 1242 जूल हो गया। तो अब देखो दोनों सिलेबस से हमने किया है। ये सिंध का सिलेबस है जो कहता है वर्क डन ऑन सिस्टम में वर्क माइनस का होता है, ठीक है, हमने माइनस का लगा दिया, और क्यू के लिए 848 है। डेल्टा मालूम करना, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन, ये क्यू माइनस डब्ल्यू, ये क्यू की वैल्यू है, यहां माइनस की साइन हो गई, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। बेटा माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 394 जरा वो जवाब आ गया 1242। सिंध के एसटीपी के मुताबिक हल करोगे, और ये किसके मुताबिक है बेटा, पंजाब टेक्स्ट बुक और फेडरल की टेक्स्ट बुक, इसके मुताबिक ये इसका आंसर होगा। ठीक है, फार्मूला वो यही लगेगा कि डेल्टा इज क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि वर्क डन ऑन सिस्टम है, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। और वर्क डन बाय सिस्टम में, ठीक है, देखो वर्क डन बाय सिस्टम में ये वाला फार्मूला लगता है डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, यहां माइनस भी लग जाती है साइन। कहते हैं वर्क डन बाय सिस्टम में, वर्क डन बाय सिस्टम में। चलो वो भी करवा लेता हूं प्रॉब्लम, वर्क डन बाय सिस्टम वाले भी। ठीक है बेटा, इन सर्टेन प्रोसेस 2800 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडेड टू सिस्टम। ये सिस्टम को हमने हीट सप्लाई की है, ये सिस्टम को ना आपने हीट दी है,
शायद 1800 का है जो बुक में है। In certain process, 1800 calories of heat is added to system while system does work. डेल्टा ई। देखो बेटा कह रहा है सिस्टम को हमने हीट सप्लाई की है। देखो सिस्टम को हमने हीट दी है, कितनी हीट सप्लाई की सिस्टम को? 1800 कैलोरीज। सिस्टम को जो हीट सप्लाई की वो 1800 कैलोरीज हैं। सिस्टम को जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो 1800 कैलोरीज हैं। और सिस्टम वर्क कितना कर रहा है? सिस्टम जो वर्क कर रहा है वो 2800 कैलोरीज का कर रहा है। अब बताओ डेल्टा ई क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? जो इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग होगी वो क्या होगी? डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। डेटा बनाते हैं एसटीपी के मुताबिक। तो एसटीपी के मुताबिक जो क्यू है वो 2800 कैलोरीज है। बेटा क्यू क्या है? 1800 कैलोरीज है। और जो वर्क है, वर्क डन बाय सिस्टम, वो 2800 कैलोरीज का है। वर्क डन बाय सिस्टम है तो वर्क प्लस का होगा। और डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा ई बराबर होगा क्यू माइनस डब्ल्यू के। तो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन हम यही यूज करते हैं वर्क डन बाय सिस्टम के लिए, क्यू माइनस डब्ल्यू। तो 1800 में 2800 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 1000। 1000 कैलोरीज डेल्टा की वैल्यू है। इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज हुई है। डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, डिक्रीज हुई है। माइनस की साइन आई है। फाइनल इंटरनल कम हो गई। बेटा डेल्टा ई का मतलब है फाइनल इंटरनल कम हुई तभी जवाब माइनस का आया है। इसका मतलब वर्क डन बाय सिस्टम में डेल्टा ई डिक्रीज होता है। बेटा वर्क डन बाय सिस्टम में डेल्टा की वैल्यू देखो डिक्रीज हुई है। और जबकि वर्क डन ऑन सिस्टम में डेल्टा की वैल्यू बढ़ी थी। इसके अंदर देखो बेटा वर्क डन ऑन सिस्टम में देखो डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हुई, प्लस किया ये जवाब। डेल्टा का आंसर प्लस का आया है, इंक्रीज हुई है। इधर भी देखो डेल्टा का जवाब प्लस का आया है, 1242 इंक्रीज हुई है। जबकि इधर देखो इधर माइनस का जवाब आया। हाँ अब हल करते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक, फेडरल टेक्स्ट बुक के मुताबिक। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है। क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम में वर्क माइनस का होता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं ना, पंजाब वाला क्या कहता है कि वर्क डन बाय सिस्टम में जो वर्क के आगे साइन लगेगी वो माइनस की लगती है। सही है, इसमें भी देखो वही सेम है, साइन माइनस की लगी हुई है। बेटा वर्क डन बाय सिस्टम में जो वर्क के आगे साइन लगेगी वो माइनस की लगी हुई है। अच्छा अब देखो वही है 1800 कैलोरीज माइनस 2800 कैलोरीज, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1000 होगा कैलोरीज डेल्टा ई। तो वही जवाब आ गया। जवाब दोनों में सेम आया है, कोई फर्क नहीं है जवाब में। इधर भी वही जवाब है, इधर भी वही जवाब है। मगर वो कह रहा है कि जो फार्मूला डेल्टा ई का है वो बेटा दो फार्मूले यूज करता है डेल्टा ई वाले।
डेल्टा ई को कैलकुलेट करने के दो फार्मूले यूज करता है। ये वर्क डन ऑन सिस्टम के लिए अप्लाई करता है, कहता है वर्क डन ऑन सिस्टम में डेल्टा ई का फार्मूला ये लगेगा और वर्क के आगे साइन प्लस की लगेगी। और यहां पे देखो वर्क डन बाय सिस्टम में ये वाला फार्मूला लगाता है कि डेल्टा इज इक्वल क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा इज इक्वल क्यू माइनस, यहां पे साइन माइनस की लगती है। मतलब ये बात है साइन की कि वर्क के आगे डेल्टा ई वाले फार्मूले में वर्क के आगे साइन कौन सी लगेगी, डेल्टा ई का जो फार्मूला होगा उसमें वर्क के आगे साइन कौन सी लगेगी, यहाँ पे प्लस की साइन लगी हुई है क्योंकि ये वर्क डन ऑन सिस्टम है और ये वर्क डन। अच्छा एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम फार्मूला वही लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, डेल्टा इज इक्वल क्यू माइनस डब्ल्यू, फार्मूला ये लगाते हैं डेल्टा। फिर हम क्या करते हैं, वर्क के आगे साइन हम माइनस की लगा देते हैं। ठीक है, तो माइनस और माइनस वैसे भी प्लस होना है, उधर भी प्लस, वो डायरेक्ट उन्होंने प्लस कर दिए, उन्होंने फार्मूले के अंदर प्लस कर दिया कि क्यू प्लस डब्ल्यू कर दिया उन्होंने बेटा फार्मूले के अंदर क्यू प्लस डब्ल्यू कर दिया है, बस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है जस्ट आपने, तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा अब एक और प्रॉब्लम करते हैं। इन सर्टेन प्रोसेस अच्छा सर्टेन प्रोसेस 500 जूल, a work on system, कहते हैं certain process 500 joule of work is done on system, 500 joule हुआ है, work is done on system, work is done on system while system gives off 200 joule of heat। कैलकुलेट डेल्टा ई, डेल्टा ई कैलकुलेट करो। तो ये कह रहा है कि वर्क जो है वर्क डन ऑन सिस्टम है और सिस्टम हीट खारिज कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, हीट खारिज कर रहा है। अगर इसको आप सिंध के सिलेबस से करेंगे, क्योंकि बेटा ये मैंने पंजाब के साइड का फार्मूला इधर लगा दिया है, ठीक है चलो उसी फार्मूले से हम कर लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यों, पंजाब वाला ये तो कहता है कि वर्क डन ऑन सिस्टम में वर्क प्लस का होता है, वर्क डन ऑन सिस्टम है, ठीक है। तो अब बताओ क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू की वैल्यू माइनस की होगी क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, क्यू की साइन माइनस की लगेगी, 200 जूल, 200 जूल हीट रिलीज हुई है और वर्क डन ऑन सिस्टम वर्क प्लस का होता है, तो जवाब क्या हो जाएगा 300 जूल डेल्टा ई। अच्छा ये पंजाब के सिलेबस के मुताबिक, अगर सिंध के सिलेबस के मुताबिक करेंगे इसको हम हल, बेटा सिंध के सिलेबस के मुताबिक क्यू माइनस का 200 जूल, वर्क माइनस का है क्योंकि वर्क डन ऑन सिस्टम है सिंध के मुताबिक, सिंध टेक्स्ट बुक के मुताबिक, और डेल्टा ही निकालना है अपने। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा ई क्यू माइनस डब्ल्यू, अब क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस का 200, ये फॉर्मूले का माइनस है, और वर्क की वैल्यू क्या है माइनस का 500। अब बताओ क्या होगा,
तो माइनस का 200, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वर्क फिर भी प्लस का हो गया बेटा, वर्क के आगे साइन दोबारा प्लस की होगी, देखो तो जवाब तो 300 जूल आ रहे, जवाब क्या आ रहा है, डेल्टा आई का 300 जूल आ रहे। इसका मतलब है किसी भी तरीके से करोगे जवाब तो बेटा वही आएगा, आंसर वही आ जाता है, ठीक है, किसी भी तरीके से हल करने से कोई भी एक मेथड अप्लाई करेंगे आंसर सही हो जाएगा आपका मगर उसको बेटा करेक्ट पुट करें, वैल्यूज वैल्यूज करेक्ट पुट करेंगे आंसर वही आ जाएगा, चाहे फेडरल हिसाब से करेंगे या सिंध के जो सिलेबस है उसके मुताबिक करेंगे, आंसर बेटा दोनों का सेम आएगा। अच्छा अब देखो वर्क बराबर होता है पी डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। कभी कभी वर्क के प्रॉब्लम आ जाते हैं कि भाई वर्क जो है पी डेल्टा वी के बराबर है, डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस V1। अच्छा यहां पे आपको वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा बेटा मीटर क्यूब के अंदर, क्योंकि वर्क का यूनिट जूल होता है, जो प्रेशर लेंगे वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेंगे और जो वॉल्यूम लेंगे वो मीटर क्यूब लेंगे, तभी जो यूनिट जूल आएगा, अदरवाइज यूनिट जूल नहीं आएगा, ठीक है बेटा। अगर सपोज करते हैं आपको कहा जाता है भाई जो प्रेशर है वो लगा रहे हैं 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम V1 है बेटा वॉल्यूम V1 10 मीटर क्यूब है, और जो वॉल्यूम V2 है वो 100 मीटर क्यूब है। बताओ वर्क क्या होगा, ठीक है, या सपोज करते इसको हम चेंज कर सकते हैं, इतना बड़ा चेंज नहीं होगा वॉल्यूम में, थोड़ा इसको वैल्यू को चेंज कर देता हूं मैं बेटा, वैल्यू को थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, 20 मीटर क्यूब लिख देता हूं। अच्छा देखो 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना पड़ेगा, वॉल्यूम लेना पड़ेगा मीटर क्यूब के अंदर, तभी यूनिट आएगा जूल। अब देखो प्रेशर 101,325 और साथ का यूनिट भी लिख दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो V2 वो है 20 माइनस 10 मीटर क्यूब, तो 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 मीटर क्यूब से, 10 मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताओ जब 10 मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब होगा 101,325 आ जाएगा आगे 10 से मल्टीप्लाई करने से, और जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर का मतलब है जूल, 101,325 जूल आ जाएगा आंसर, क्योंकि न्यूटन मीटर जूल के बराबर है, तो ये वर्क हो जाएगा। तो लाजमी नहीं कि आपको इस तरह प्रॉब्लम दें इस टाइप का, मगर आपको बताएं अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा बेटा, अगर प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में दिया गया है तो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, और वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में लिखना पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम जो है आपको लिखना पड़ेगा किसके अंदर, मीटर क्यूब के अंदर, तभी न्यूटन मीटर आएगा इनका दोनों की मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पीवी का जो डायमेंशन है बेटा, जो पीवी का डायमेंशन है वो एनर्जी है, क्योंकि प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो ये देखो ये -2 है, जवाब आएगा मीटर, न्यूटन मीटर बचेगा, देखो न्यूटन बचेगा मीटर बचेगा, न्यूटन और मीटर, तो न्यूटन मीटर का मतलब जूल होता है, तो ऐसे प्रॉब्लम भी पॉसिबल है देखो। तो अब एक मेरा आइडिया है कि प्रॉब्लम बड़े नहीं होंगे बेटा, क्योंकि टाइम नहीं है, इतना कैलकुलेशन का टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को,
इसलिए प्रॉब्लम जो भी होंगे छोटे से प्रॉब्लम होंगे, शॉर्टेस्ट प्रॉब्लम होंगे, शॉर्टेस्ट डेफिनेशन होंगी, ठीक है, शॉर्टेस्ट चीज होगी, बिल्कुल एक एक लाइन के मतलब क्वेश्चंस होंगे, आधे लाइन के क्वेश्चंस होंगे, ज्यादातर बुक की लाइनें होंगी। मैं आपको बता देता हूं, जो पेपर होगा ज्यादातर बेटा बुक की लाइनें होंगी, वो फेडरल बुक की लाइनें हो या पंजाब की बुक की लाइनें हो। सिंध का तो चांसेस कम है। जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होंगे वो तो सबके एक जैसे होंगे बेटा, कंसेप्ट जो चीज कंसेप्ट वाली है वो तो सबके अंदर एक जैसी है, ठीक है। बाकी ये होगा कि आपको बुक की लाइनें रटनी पड़ेंगी, बुक की लाइनें याद करनी पड़ेंगी आप लोगों को, ठीक है। तो बुक की बेटा लाइन लाइन बाय लाइन पढ़ लो बुक को। चैप्टर 5 है, जो भी टॉपिक है, जो कोई चैप्टर 5 में जितने भी टॉपिक पीएमसी के सिलेबस के हैं वो आपको फेडरल बुक से भी पढ़ने पड़ेंगे, वो आपको पंजाब की बुक से भी पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा बेटा देखो इस तरह, क्योंकि अब टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जो डेट जिन बच्चों की जल्दी है उनको टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो अदर से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। मेरा एक आइडिया है कि बिल्कुल पेपर सिंपल होंगे, आसान होंगे, कुछ चीजें मुश्किल हो सकती हैं, कुछ कंसेप्ट के हवाले से आ सकती हैं चीजें, नहीं तो बुक की लाइनें होंगी। इसलिए हो सकता है वो चीजें छोटी छोटी चीजें होंगी जो आप लोग छोट मतलब पढ़ते नहीं होंगे, तो उनको पढ़ना है। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा, एमसीक्यूज हैं, वो आपको हल करने, उसमें से 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, मगर आ सकते हैं, जरूर क्वेश्चन देंगे, उन्हीं में से भी देंगे क्वेश्चन। वो पंजाब की बुक है उसमें से, या फिर जो फेडरल की बुक है उसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो लास्ट ईयर भी आए थे, 4-5 क्वेश्चन लास्ट ईयर भी थे। हालांकि लास्ट ईयर तो टेस्ट एक बना था, इस बार तो बहुत ज्यादा टेस्ट बनेंगे, समझे, रोजाना का टेस्ट अलग अलग होगा, तो चांसेस हैं कि उन्हीं क्वेश्चन को वो शामिल कर देंगे टेस्ट के अंदर। किसी टेस्ट के अंदर 2 शामिल करेंगे, किसी के अंदर 3 शामिल कर देंगे। डिफिकल्टी लेवल एक जैसा होगा, मतलब जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल होगी वो एक जैसी होगी, मतलब डिफरेंट नहीं होगी बिल्कुल, क्योंकि जाहिर बात है टेस्ट अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक मतलब कोई टेस्ट मुश्किल दे दे कोई आसान दे दे, तो वो मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो डिफिकल्टी लेवल कंप्यूटर सेट करेगा वो एक जैसी सेट कर देगा सबके लिए, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर बेटा बुक पे ज्यादा कंसंट्रेट करें। जो बच्चे ज्यादातर एमसीक्यूज को देखते रहते हैं, दूसरी चीजों को देखते हैं जो फिजूल है, मेरे हिसाब से देखो, आप एमसीक्यूज पे जितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना दूसरी चीजों पे, उतना टाइम अगर बुक को दें, बुक की लाइन बाय लाइन पढ़ें, बुक को लाइन बाय लाइन दोहराएं इसको। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको उसी टाइम याद ही नहीं आएंगी, होंगी तो बुक ही वो, मगर एग्जैक्ट आप लोगों ने पढ़ी नहीं होंगी, उन पे ध्यान नहीं दिया होगा, तो आपको आंसर उसी टाइम आएगा ही नहीं उसका, क्योंकि ऑप्शन ऐसे क्लोज क्लोज होंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे इसका कौन से, जब पढ़ा भी है आपको पता है कि भाई ये बुक के अंदर मौजूद है चीज, मगर वो एग्जैक्ट आपको याद नहीं आ रही कि इसका आंसर एग्जैक्ट कौन सा है। तो इसलिए ये बेटा कि आपको बार बार बुक को रीड करना पड़ेगा, बुक को देखना पड़ेगा, बुक को पढ़ना पड़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा जो टाइम दें वो बुक को टाइम दें। बुक में से सारे क्वेश्चन हल जाएंगे। लास्ट ईयर को देख लें आप लोग, लास्ट ईयर जो बच्चे बोल रहे थे कि पेपर मुश्किल है, मगर आप खुद देखो कि पेपर सारा बुक में से था, फेडरल की बुक में थे था, जो पंजाब की बुक में क्वेश्चन थे। तो इस बार भी ऐसे ही होगा कि पेपर जो होगा वो बुक की लाइनें होंगी, इसलिए आपको लाइनें याद करनी पड़ेंगी। अच्छा अब आते हैं आगे बेटा, जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मैं करवा देता हूं, मगर वो मैं आपको बता देता हूं प्रॉब्लम छोटे से आएंगे, शॉर्टेस्ट प्रॉब्लम होंगे, बड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लॉन्गेस्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब एक और फार्मूला है बेटा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन वैल्यूम करने का, वो है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करनी है हमने। कोई भी एक रिएक्शन दिया जाएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करेंगे हम। एक प्रॉब्लम आपको मैंने पहले भी समझा था, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन,
हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन की हीट ऑफ कंबशन, तो मीथेन का हीट ऑफ कंबशन हो, इथेन की हो, प्रोपेन, किसी की भी हीट ऑफ कंबशन हो, तो एंथैल्पी ऑफ जो प्रोडक्ट होगा उसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी उसको सम करेंगे हम, उसमें से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो बेटा इसका फार्मूला पहले देख लो, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये बुक का 257 को पेज पर है, ये एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये सम के लिए है, ये सम है किसका, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस क्या करेंगे, रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करेंगे आप लोग, आपको प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करनी पड़ेगी। तो अब इसके लिए प्रॉब्लम्स हैं, अब देखो इसके अंदर प्रॉब्लम दिया गया है, हालांकि ये बड़े तो कम है, तो बड़े प्रॉब्लम, मगर एक तरीका आपको आना चाहिए कि इसको मतलब हल कैसे करना है। एग्जांपल है 11.7 पे, बेटा 11.7 की एग्जांपल है, C8H18, इसके 2 मोल हैं। C8H18 आपको पता होगा फार्मूला किसका है, कार्बन 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16, 2 18, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑक्टेन, ऑक्टेन की कंबशन हो रही है, ऑक्टेन की कंबशन हो रही है 2 मोल की, और प्लस 25 मोल ऑक्सीजन गैस के हैं, 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, और 18 मोल वाटर के बन जाएंगे, और उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम करना है। तो बेटा तरीकेकार ये कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करनी है आपने। तो पहले फार्मूला लिख दो इसका, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, ठीक है बेटा, इस रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा। तो क्या होगा इसके लिए, डेल्टा एच, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं, 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मोल होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हीट ऑफ फॉर्मेशन को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्लस 18 मोल किसके हैं, वाटर के हैं। अब माइनस क्या करना है इसमें से, 2 मोल किसके हैं बेटा, ऑक्टेन के हैं, C8H18, और प्लस में 25 मोल्स हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब इन वैल्यूज पुट कर दें, इनके 16 मोल हैं, 16 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 393.5 से, बेटा कार्बन हीट ऑफ फॉर्मेशन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट ऑफ फॉर्मेशन को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मोल हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट ऑफ फॉर्मेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 18 मोल किसके हैं, वाटर के हैं, तो वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन है 285.8, उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस, क्योंकि आपको रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करनी है, तो इसकी जो मोल्स हैं वो 2 हैं, इसको मल्टीप्लाई कैसे करूंगा मैं, 269 इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है, और 25 मोल्स हैं किसके, ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। याद कर लो एलिमेंट की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है, ये बहुत अहम बात है, ये याद करो, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट 0, बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट 0, एलिमेंट की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ऑक्सीजन गैस की 0 होगी। जो डायटमिक मॉलिक्यूल है बेटा, डायटमिक मॉलिक्यूल स्टैंडर्ड स्टेट में हो, स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो वो 0 होगा। अगर ब्रोमीन लिक्विड में है तो उसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी, अगर ब्रोमीन गैस में तो उसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है
बेटा स्टैंडर्ड स्टेट में जो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है 0 होती है, जो चीज स्टैंडर्ड में स्टेट में है, मतलब ऑक्सीजन गैस वाली स्टेट में है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीजन गैस होता है, ऐसे स्टैंडर्ड स्टेट में ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, फ्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है। इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट की और उसकी स्टैंडर्ड स्टेट भी हो, उसी में 0 होगी। तो ऑक्सीजन गैस की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है बेटा? 0 है। अब इसको आप हल कर दें, आगे हल करोगे, इसके अंदर हल किया हुआ ये, तो बेटा इसका आंसर है -6296। जो बुक में हल किया हुआ वही मैं लिख रहा हूं उधर, और इसका जो आंसर है 5144.4 है जूल। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बेटा, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे। अब इसका आंसर क्या आता है देखो, इसका आंसर आता है 538 जूल, और उसका 0 जवाब हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करके ये आप, इस दोनों का आंसर जो आएगा वो आएगा 11440.4, और इसका आंसर ये माइनस का है, और ये है 538, ये क्या है बेटा? प्लस का है। अब इसका आंसर जो ओवरऑल आएगा वो आएगा 10902 किलो जूल। अच्छा बेटा ये यूनिट किलो जूल है, ठीक है, ये यूनिट किलो जूल है, मैंने जूल में लिख दिया, तो ये इसका आंसर है। अच्छा अब देखो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा है, ऐसे प्रॉब्लम को हल करने में बेटा टाइम भी बहुत लगा है, ठीक है। तो इस तरह के बड़े प्रॉब्लम्स मुझे नहीं लगता कि वो कोई आ सकते हैं। हाँ, जस्ट वैल्यू अगर पुट करनी है तो आ सकता है कि वैल्यू पुट किया हुआ कोई चीज है तो आ सकते हैं, मगर इसमें बहुत बहुत बड़ी कैलकुलेशन, इनको मल्टीप्लाई करना, अब जाहिर इसको मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल है, इसको मल्टीप्लाई करना और उसी टाइम में, शॉर्टेस्ट टाइम में इसको, इन चीजों को मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल है। जाहिर कैलकुलेटर के बगैर आप तो हल ही नहीं कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें आएंगी। हाँ, छोटा सा कोई प्रॉब्लम है वो आ सकता है, जैसे सपोज करते हैं, ये ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं आपको मैं, सॉरी, ऐसे देखो N2O4 सॉलिड में है, डिकम्पोज हो जाता है 2NO2 में, गैस में, और आपको कहा जाता है इसकी एंथैल्पी वेरिएशन निकालें, डेल्टा एच वेरिएशन निकालें, एंथैल्पी वेरिएशन इसकी, ठीक है। अब इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, डेल्टा एच फॉर्मेशन, तो ये मैं सब वैल्यू जो है अपनी तरफ से लिख रहा हूं, कोई वैल्यू कंफर्म नहीं है इसकी बेटा, ये वैल्यू कोई जो ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा नहीं नेट पे आप सर्च करके मुझे बोले सर ये तो वैल्यू इसकी चेंज थी। मैं आपको बता दूं, मैं अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल वैल्यूज लिख रहा हूं, सिर्फ समझाने के हवाले से, हाइपोथेटिकल बेटा वैल्यूज हैं ये। 90 जूल, और NO2 की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है गैस की, हंड्रेड जूल है, और डेल्टा एच रिएक्शन आपको मालूम करना है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम करना है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फार्मूला इसका है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की माइनस करनी है,
तो डेल्टा एच NO2 2 मोल माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ N2O4। ठीक है बेटा, अब NO2 के 2 मोल हैं, तो NO2 की वैल्यू कितनी है 100, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलो अगले पेज पर देखते हैं। ठीक है, इसको हल करते हैं अगले पेज पर, क्योंकि टाइम ये नीचे नजर नहीं आएगा आप लोगों को। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा, टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NO2 माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ N2O4। अब वैल्यूज पुट कर दें, इसकी वैल्यू है कितनी NO2 की बेटा 100 है, और 100 को 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है। माइनस 90 किलो जूल। तो 200 में से 90 हम माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा, प्लस का 110 किलो जूल आएगा। तो इस तरह के छोटे से प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं है, बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसमें आपको छोटा सा कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी आपको एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन वैल्यू करनी है, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टर की एंथैल्पी माइनस करने आप लोग। जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी उसमें से रिएक्टर के माइनस करेंगे। मगर एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने जितने मोल है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके देखो 2 मोल हैं, तो NO2 की एंथैल्पी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। NO2 की जो एंथैल्पी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना हमने। इसका 1 मोल है, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। NO2 की वैल्यू कितनी है, बेटा यूनिट किलो जूल कर दिया मैंने। देखो यूनिट को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, किलो जूल है। किलो जूल में 100 और 90 किलो जूल। अच्छा, तो मगर इसमें ये है कि NO2 को 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो NO2 की वैल्यू 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा। 200 में से 90 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 110। तो ये प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम करने की। अब आ जाते हैं इसके अंदर दूसरा प्रॉब्लम भी दिया गया, ये भी लेंथी प्रॉब्लम है, बड़ी कैलकुलेशन इसके अंदर भी। उसके बाद बोरोन हाइपर साइकिल था, लास्ट ईयर सिलेबस में शामिल था, इस बार सिलेबस में शामिल नहीं है। मगर मैं आयनिक बॉन्ड जब पढ़ा रहा था तब आपको मैंने पढ़ाया था कि बोरोन हाइपर साइकिल में कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अगर दोबारा टाइम मुझे मिलेगा तो दोबारा आपको मैं ये बता दूंगा। मगर फिलहाल दूसरी चीजें जो इसके अंदर एम है वो आपको मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 13 263 पेज पर। यहाँ पे हेस लॉ अप्लाई होता है बेटा, यहाँ पे अप्लाई होता है हेस लॉ। क्वेश्चन 13 और पेज नंबर 263 पे, सल्फर सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस है, बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और इसकी एंथैल्पी आपको मालूम करनी है। बेटा सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, इसकी एंथैल्पी आपको मालूम करनी है। और ये क्वेश्चन दूसरी गिवन है, 2 इक्वेशन से, सल्फर सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस 3/2 O2 गैस बन गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस।
डेल्टा एच की वैल्यू -395 नंबर 2, 2SO2 गैस प्लस O2 बन गया SO3 और डेल्टा एच की वैल्यू क्या है -198 198.2 किलो जूल। बेटा इन दोनों इक्वेशन में से आपको ऊपर वाली इक्वेशन बनानी है। ये दो इक्वेशंस हैं, उनको आपने ऐसे अरेंज करना है ताकि ऊपर वाली इक्वेशन बने। तो क्या करेंगे हम, ये 1 और 2, अब हम ये करेंगे, मैं आपको लिख देता हूं ऊपर, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 2 है ना, ये आपको 1 में से सब्ट्रैक्ट करनी है। ये इक्वेशन 2 1 में से सब्ट्रैक्ट करनी है, तो यहां पे माइनस आएगा, वो एक मिनट, इसके अंदर और भी बेटा एक मिनट, इसके आगे 2 लगेगा। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, ये सब SO3 में कैंसिल नहीं होगा, तो नीचे वाली जो इक्वेशन है बेटा, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है ताकि SO3 कैंसिल हो जाए। इसके अंदर SO3 में कटेगा नहीं, ऊपर SO3 एक है, नीचे SO3 दो है। अब क्या होगा, पहले ये करना पड़ेगा कि ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको 2 से डिवाइड करेंगे हम, उसके बाद फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर मैंने लिखा था इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, ऊपर मैं लिख देता हूं अच्छा, अब लिखेंगे डिवाइड कर देंगे किसको, इक्वेशन 2 को 2 से। 2 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं मैं, 2 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूं मैं कि मुझे SO3 का एक मोल चाहिए नीचे वाली इक्वेशन में, जब SO3 के दो मोल हैं। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 2, तो सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, SO2 होगा, हाफ मोल O2 का होगा और SO3 का एक मोल होगा। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो SO2 हो जाएगा, यहाँ पे इसको हाफ मोल हो जाएगा, ये SO3 हो जाएगा, और डेल्टा एच को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 198.2 उसको 2 से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है बेटा। 198.2 को हमने 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है 198 को। जब 198 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जवाब होगा 99.1। बेटा 99 होगा, क्योंकि 99 को 99.1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर का यही आ जाएगा 198। ठीक है, तो 99.1 आएगा इसका आंसर 2 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, हाँ, अब क्या करेंगे, अब ये करना कि इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो, ये जो 1 इक्वेशन इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर दो, समझे ये 3 इक्वेशन बन गई। अब नाउ सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 में से। अब देखो बेटा, इसको 2 से डिवाइड करने का मकसद ये था ताकि SO3 में कटे। अब देखो पहले नहीं कट रहा था, SO3 एक था, नीचे 2 SO3 थे, अब SO3 एक हो गया। अब इसमें से ये क्वेश्चन माइनस करेंगे आप लोग। तो सल्फर सॉलिड प्लस 3/2 O2 एरो SO3 और डेल्टा इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 395.2। अब इसमें से ये क्वेश्चन माइनस करेंगे हम। SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस SO3 गैस और डेल्टा एच की वैल्यू अभी निकाली हमने 99.1 है। अब सबट्रैक्ट करोगे तो निशानियां बेटा चेंज हो जाएंगी। सबट्रैक्ट करने से निशानियां चेंज हो जाती हैं। यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, इधर प्लस। अब ये आपस में कैंसिल हो गए, ये कट गए, SO3 में कैंसिल हो गया। अच्छा बचेगा क्या इधर, सल्फर सॉलिड बचेगा बेटा, सल्फर सॉलिड। अब 3/2 में से 1/2 माइनस जाएगा तो बचेगा 2O2। बेटा देखो 3/2 माइनस 1/2 तो एलसीएम तो 2 निकलेगी। यहां पे क्या आएगा, 3 आएगा, -1 तो क्या हो जाएगा, ओ सॉरी O2 आएगा, ओनली O2 बचेगा इधर। बेटा ओनली O2 बचेगा, 3 में से एक जगह 2/2 का मतलब ओनली O2 बचेगा इधर गैस। और आगे क्या बचेगा, ये 2SO2 माइनस का बचा, इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा ये। बेटा देखो SO2 इस तरफ माइनस का बचा है, बराबर को इस तरफ जाएगा प्लस का हो गया। तो देखो ये पूरी इक्वेशन बन गई, S + O2 एरो SO2 ये इक्वेशन। अब इसकी हीट भी मिल जाएगी आपको। 395 में से 395.2 में से 99.1 माइनस करोगे, आंसर मिल जाएगा इसका। और इसका आंसर बेटा निकालो, कितना आंसर आ रहा है इसका, क्योंकि इसके अंदर शायद जवाब में नहीं है। जवाब को नहीं बारह बेटा, 395.2 माइनस का और ये 99 प्लस का हो गया है, साइन चेंज हो गई है। 296 नहीं बेटा, 395.2 उसमें से 99.1 नहीं, भले माइनस इतना कौन है जवाब, 2 पॉइंट करेक्ट थे। 395.2 में 99.1 माइनस करना है। 395.2 माइनस 99.1 जवाब भले साइन बताए, जवाब बता मुझे। 295 395 है ना, अच्छा 296 है चलिए जवाब। हाँ हाँ सही 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 296 बिल्कुल जवाब सही है बेटा। 296 पॉइंट है 1, ठीक है। अच्छा तो ये भी अपनी जगह पे एक लेंदी प्रॉब्लम हो जाता है अपनी जगह पे, ठीक है, क्योंकि अब इसमें इसको हमने 2 से डिवाइड किया, हमने 2 से डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू निकाली हमने 99। उसके बाद दोनों को हमने क्या किया, इसमें से ये माइनस की इक्वेशन पूरी, उसके बाद हमें जवाब जाकर मिला इसका। तो ये बुक में प्रॉब्लम था। तो बेटा बुक वाले प्रॉब्लम जितने भी हैं, एक 18 प्रॉब्लम भी कर लेना, इसके अंदर 18 प्रॉब्लम है, ये भी कर लेना। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको करवा देता, देखूंगा कल अगर टाइम मिल जाता है तो कल इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लास के अंदर इसके प्रॉब्लम जितने भी अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो हल कर लेंगे। बस